हे एवरीवन, सो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पिछले 2 से 3 साल से जो है ये टॉपिक है जो कि सुर्खियों में बना हुआ है, जो कि रशिया और यूक्रेन को लेकर। इन सब की शुरुआत 12 फरवरी को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रम्प की फोन कॉल से हुई थी। उसके बाद से ट्रम्प ने तुरंत अनाउंस किया कि रशिया और यूक्रेन के लीडर्स वॉर को अर्जेंट खत्म करने के लिए बातचीत करने को राजी हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर यूक्रेन की रजामंदी को भी जो है वो इग्नोर कर दिया गया है। We're moving along. We're trying to get a peace with Russia, Ukraine, and we're working very hard on it. It's a war that should have never started. Do you expect Zelensky to be involved in these conversations? What will his role be? I do. He will be involved, yes. ट्रम्प ने ये भी कहा कि रशिया को वापस G7 में वेलकम करने चाहेंगे, जहां से रशिया को 1 दशक पहले क्रीमिया इन्वेड करने के वजह से निकाल दिया गया था। और तो और ट्रम्प ने इस पूरे वॉर के लिए भी यूक्रेन को ही फटकार है जो कि लगाई है और इसका दोषी है जो कि ठहराया है। यानी पिछले 3 साल से यूक्रेन को अमेरिका का जो सपोर्ट मिल रहा था वो ट्रम्प के आते ही एंड हो गया। कई एक्सपर्ट ने इसे रशिया के लिए एक बड़ी विक्ट्री है जो कि बताया है, लेकिन यूरोप ट्रम्प की इन हरकतों से काफी नाराज है जो कि दिखाई दे रहा है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025 जो अभी रिसेंटली हुई है, यूरोप के लीडर्स ने ट्रम्प को इस अप्रोच को अपीजमेंट और वीक स्ट्रेटेजी बताकर क्रिटिसाइज किया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन सच में इस वॉर को जीत गए हैं? आखिर ट्रम्प ने ऐसा क्या किया जिससे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन उनकी हर बात मानने को तैयार हो गए हैं? और इन सब में यूक्रेन को क्या होगा? अमेरिका की एड के बिना यूक्रेन इस वॉर में कैसे जीत पाएगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वॉर को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने एक शॉक थेरेपी है जो कि शुरू करी है। ये एक ऐसा एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पुश है जैसे यूक्रेन को बड़ा झटका है जो कि लगा है। उनकी इस स्ट्रेटेजी ने यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप जो है वो डिनाई कर दी। साथ में 2024 से पहले की जो बॉर्डर थी जो कि यूक्रेन ने डिक्लेयर करी थी उसको भी मना कर दिया और साथ में यूएस ट्रूप्स को वापस बुलाने जैसे रेडिकल प्रपोजल इसमें शामिल है। पुतिन के कॉल के बाद जब ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को कॉल किया तो उन्होंने यूक्रेन के लिए 2 नॉन नेगोशिएबल टर्म्स है जो कि क्लियर करे हैं। पहला ये कि उन्होंने नो नाटो मेंबरशिप के बारे में बात बोली है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनको नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी। ऑलराइट, नाटो मेंबरशिप का मतलब है रशिया को प्रोवोक करना। और दूसरा है टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने ये भी कहा है कि अब यूक्रेन द्वारा क्रीमिया सहित प्री 2014 बॉर्डर वापस लेना अनरियलिस्टिक है और रशिया को ऑक्यूपाइड एरिया जैसे कि डोनबास है, ज़ैपो है, पर कंट्रोल कंसीड कर दिया है कंप्लीटली वो एरिया। और तो और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लीक्ड 100 डे पीस प्लान में यूक्रेन से कुर्स्क ऑब्लास्ट से विड्रॉ और रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी की नेगोशिएशन की डिमांड भी है जो की करी है। तो कुल मिला के क्या रेडी हो गया है यूक्रेन कंसीड करने को? क्या यूक्रेन ने हार मान ली है? अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ तौर पे ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि हम लोग विदाउट यूएस एड के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमारा रेड लाइन है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन आर्मी की अपील करते हुए कहा है कि यूक्रेन ने यूरोप को दिखा दिया है कि रशिया को कैसे रोका जा सकता है। बस अब हमें कंबाइंड मिलिट्री फोर्स है जो कि बनानी पड़ेगी। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की ने ये चेतावनी भी दी है कि रशिया 2026 तक 1 से 1.5 लाख ट्रूप्स जो है वो बेलारूस बॉर्डर पर कंसंट्रेट करके नाटो कंट्रीज जैसे कि पोलैंड, बेलारूस पर अटैक कर सकता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए रशिया ने ऑलरेडी 14 नए मिलिट्री डिवीजन बना दिए हैं जो चाइनीज ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इक्विप्ड है। उधर यूरोप भी शांत नहीं बैठा है। ईयू कंट्रीज ने अपने डिफेंस स्पेंडिंग 2% तक बढ़ाकर नियर बाय 3.5% जीडीपी तक करने का फैसला किया, जिसके लिए $400 बिलियन एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी केवल यही खत्म नहीं होती है। तो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी सर्वाइवल जो स्ट्रेटेजी है ना वो है $500 बिलियन की डील। तो यूएस यूक्रेन के बीच में $500 बिलियन की एक रेयर अर्थ मिनरल डील पर चर्चा है जो कि चल रही है, जिससे यूएस यूक्रेन के लगभग 50% रेयर मिनरल्स की ओनरशिप मांग रहा है, जिससे यूक्रेन के सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होने का डर है। ट्रम्प पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें यूक्रेन से $500 बिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स है जो कि चाहिए ताकि वो अपनी मिलिट्री एड जारी रखने के बारे में सोचेंगे। असल में यूक्रेन के पास में यूरोप के सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है, जिसमें 5 लाख मेट्रिक टन का जो है वो लिथियम अवेलेबल है। इसके अलावा यूक्रेन के पास में 22 ऐसे और क्रिटिकल मिनरल है जो यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% जो डिपॉजिट है वो रशियन कंट्रोल एरियाज के अंदर ही है। वैसे ये डील यूक्रेन के लिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह थी।
एक तरफ इससे यूक्रेन को 40 बिलियन पर ईयर का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हेल्प या फिर बूस्ट है जो कि बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये डील बहुत से क्रिटिक द्वारा नियो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के रूप में देखी जा रही है, जहां पे क्या होता है कि एक डेवलप कंट्री एक दूसरी कंट्री को दबाने की कोशिश करता है, उसको एक हेल्प देगा तो दूसरी चीज लेगा। ये डील यूएसए को चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि चाइना अभी 80% रेयर अर्थ को कंट्रोल कर रहा है। तो जेलेंस्की के लिए जहां पर एक तरफ ये मजबूरी बनी हुई है, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनको एक बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत है। तो अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे यूक्रेन के पास में ज्यादा चांसेस नहीं बचे हैं। तो क्या पुतिन जीत गए हैं? इस सबके बीच में सवाल फिर वही उठता है कि क्या ट्रम्प की ये शॉक डिप्लोमेसी रशिया की एक जीत है जो कि मानी जा रही है क्या? तो दोस्तों देखिए, ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से पहले रशिया और यूक्रेन ने अपने अटैक जो है वो बढ़ा दिए थे, जबकि डिस्कशन की भी कई बार बात हुई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी डिसिसिव स्टेप है जो कि नहीं लिया गया, यानी कि कोई गेन भी नहीं हुआ है। लेकिन 13 फरवरी को 90 मिनट के कॉल में ट्रम्प ने पुतिन के साथ एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव टॉक है जो कि करी है, जहां दोनों ने वॉर को खत्म करने पर सहमति है जो कि जताई है। ट्रम्प ने अपने सोशल नाम का जो उसका प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर ये लिखा हुआ भी है कि पुतिन ने उनके कैंपेन स्लोगन कॉमन सेंस को कोट करते हुए म्यूचुअल डिजायर जो कि पीस है उसके बारे में जो है वो इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन मॉस्को बेस्ड एनालिसिस का कहना है कि पुतिन का असली मकसद यूक्रेन को डिसआर्म्ड और पॉलिटिकली सबऑर्डिनेट बनाना है, जो ट्रम्प की कंसेशन के आसान हो सकता है। लेकिन ट्रम्प ने पुतिन को ग्लोबल स्टेज पे वापस लाने का मौका है जो कि दिया है, और इन्हीं सब के बीच में एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि रशिया इस युद्ध के अंदर है जो कि जीत गया है। इसका पहला रीजन ये भी है कि यूक्रेन का नाटो मेंबरशिप नहीं मिलना। रशिया के बॉर्डर पर नाटो एक्सपेंशन का डर ही क्रेमलिन के अटैक का सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि बना था। पुतिन ने कहा था कि सोवियत यूनियन के लास्ट प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव को यूएस लीडर्स ने अश्योर किया था कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट करता है तो नाटो अलायंस 1 इंच ईस्टवर्ड भी जो है वो नहीं बढ़ेगा। 2008 में यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करना कंसीडर किया गया था, लेकिन नाटो ने यूक्रेन की डिमांड को कभी भी क्लियर सपोर्ट है जो कि नहीं किया। इस हफ्ते नए यूएस सेक्रेटरी बने हैं डिफेंस, जिनका नाम है पीट। उन्होंने भी बोला है कि यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक फैक्टर है। दूसरा कारण जिसकी वजह से माना जा रहा है कि रशिया जीत गया वो है कि रशियन स्पीकिंग जो लैंड है यूक्रेन की, अब वो रशिया के कंट्रोल में रहने वाली है। पहले दिनों में रशियन कंट्रोल यूक्रेन से ड्राइव आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद साउथ और ईस्ट में फोकस बढ़ा दिया गया। 30 सितंबर 2022 को रशिया ने लुहेंस्क, डोनेत्स्क, ज़ैपो और कार्सन इन एरिया को जो है वो एनेक्स कर लिया था। यूक्रेन ने कुछ टेरिटरी वापस भी ले ली, लेकिन अब भी रशिया के पास नियर बाय 20% यूक्रेनियन टेरिटरी है। रशिया साउथ और ईस्ट से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के कंट्रोल में आज भी रशियन टेरिटरी भी है, जैसे कि कुर्स्क नाम की, जो कि 2024 के अंदर उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन वो बहुत बड़ी नहीं है। तीसरा जो कारण है वो है ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो है आज के टाइम पे पूरी तरीके से शेक हो चुका है। नाटो के बैकर्स के बीच में क्रैक आ चुका है। ट्रम्प के पुतिन से फोन कॉल ने यूरोप और यूक्रेन को पूरी तरीके से हिला दिया है। हंगरी और स्लोवेनिया रशिया के साइड में खड़े, टर्की न्यूट्रल है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कुछ खास अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। यूके पीएम के स्पोक पर्सन ने कहा कि नो नेगोशिएशन अबाउट द यूक्रेन विदाउट यूक्रेन। We must not hand Russia any advantage before negotiation even begin। चौथा जो रीजन है वो है सैंक्शन जो है वो सारे फेल हो चुके हैं। 2022 फरवरी के इन्वेजन के बाद रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगे थे। We're implementing full blocking sanctions. We've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either। लेकिन मॉस्को धीरे धीरे सबको ऑब्जर्व कर गया। ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन जो है उसने बना ली, जैसे कि इंडिया, चाइना, ईरान। इनफैक्ट इंडिया और रशिया का जो ट्रेड 2023 में है वो $65 बिलियन है जो कि पहुंच गया था। रशिया यूरोप में 2023 की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई थी। आप सोच सकते हैं इस युद्ध की स्थिति के अंदर भी। पांचवा रीजन ये है यहाँ पे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड अब रियलिटी बन चुका है। रशिया की रेजिलियंस और चाइना का इमरजेंस दिखाता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो चुका है। ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इनके साथ साथ यूरोप की इकोनॉमी जो है वो वीक होती जा रही है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन सबॉटेज से नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है वो यूरोप में बढ़ गए हैं। उसी वक्त रशियन आर्मी मॉडर्नाइज हुई है। रशियन वेपनरी का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ गया है। रशियन आर्म एक्सपोर्ट हालांकि डिक्लाइन हुआ है। सिप्री की रिपोर्ट अगर देखें तो 2014 से 18 और 19 से 23 में 53% जो वेपन एक्सपोर्ट है उसमें गिरावट देखने को मिली है। जहां पर पहले 31 नेशन रशियन के वेपन यूज कर रहे थे, अभी वो सिर्फ 12 ही कंट्री यूज कर रहे हैं। लेकिन आज भी सुखोई 35, KA-52 हेलीकॉप्टर, T-90 टैंक्स जैसे सिस्टम यूक्रेन वॉर में परफॉर्म करने के बाद में उनकी डिमांड बढ़ गई है। लेकिन सभी अचीवमेंट के बावजूद
बावजूद भी रशिया ने कुछ खास ऑब्जेक्टिव है जो कि अभी 3 सालों में तो अचीव नहीं किया। यूक्रेन का जो रिजाइम है वो अब भी अपने प्लेस पर है, नाटो एक्सपेंड हो रहा है, यूक्रेन नहीं आया लेकिन स्वीडन और फिनलैंड जो है वो मेंबर बन गए हैं जो कि बहुत सालों से नहीं थे। यूरोप रशियन एनर्जी से डीकपल हो गया है और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट है जो कि आज के टाइम पे यूनाइट हो चुकी है। इनफैक्ट खुद के मार्केट भी क्रिएट कर रहे हैं। मिलिट्री डायनामिक के मामले में यूएस एनवॉय जो केथ है उन्होंने अगस्त 2025 तक सीज फायर प्रोसेस शुरू करने का प्लान है जो कि बताया है। इस प्लान के मुताबिक जेलेंस्की की शर्त यह है कि रशिया को 2022 के प्री इन्वेजन पोजीशन तक विड्रॉ करना पड़ेगा। वहीं रशिया का अल्टीमेटम है कि यूक्रेन को न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करना होगा और क्रीमिया को रशियन टेरिटरी है जो कि मानना होगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी इस मामले में एक आम रेस है जो कि चल रही है। यूक्रेन ने ड्रोन लाइन है जो कि अपनी लॉन्च करी है जो एआई पावर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशियन टैंक्स को 10 किलोमीटर तक की रेंज में जो है ना वो टारगेट करते हैं। उसी जवाब में रशिया ने भी चाइनीज मेड KOP-2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो कि डिप्लॉय करे हैं जो यूक्रेन की नियर बाय 80% इफेक्टिवनेस को जो है वो कम कर देते हैं। फ्यूचर केस में कुछ वर्स्ट केस आउटकम भी हो सकते हैं जैसे कि एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जहां रशिया यूक्रेन का 20% हिस्से को अनेक्स करके नॉर्थ कोरिया जैसा स्टलमेट क्रिएट कर सकता है। नाटो में स्प्लिट हो सकता है जैसे यूरोप और यूएस के रिलेशनशिप आज के टाइम पे फ्रैक्चर हो सकते हैं और जो कि काफी हद तक हो भी गए हैं। पुतिन को वापस से जो CSTO अलायंस है वो स्ट्रेंथन करने का मौका मिल सकता है। CSTO जो था वो सारे के सारे जो यूएसआर के जो कंट्रीज है उनके साथ में था। यूक्रेन रेयर अर्थ के लिए यूएस और चाइना के बीच प्रॉक्सी वॉर को शिखर है जो कि बन सकता है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन है जो कि आज के टाइम पे दी गई है कई सारे लोगों के द्वारा जो एक्सपर्ट है इस फील्ड के अंदर, जैसे कि यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तहत 2026 तक EU एक अपना रैपिड डेवलपमेंट फोर्स नियर बाय 50,000 लोगों की तैयार कर रहा है। यूक्रेन के लिए इजराइल स्टाइल बायलैटरल ट्रीटी जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी के साथ में जो है वो साइन की जा सकती है। रशिया को इकोनॉमिकली टारगेट करने के लिए ऑयल कैप को $30 पर बैरल तक कम किया जा सकता है और LNG एक्सपोर्ट जो है उस पर बैन किया जा सकता है। इससे रशिया को काफी कुछ नुकसान है जो कि हो सकता है और यूक्रेन को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ कुल मिलाकर ट्रम्प ने अपने डील मेकर की इमेज को रिवाइव करने की कोशिश करी है। ट्रम्प की शॉक थेरेपी ने पूरे खेल को जो है ना पूरी तरीके से बदल दिया है। जहाँ पे पहले बाइडेन ने काफी पैसा, अगर आप 100 रुपए अगर आज के टाइम पे यूक्रेन के पास में जा रहे हैं तो 25 रुपए यूएसए की तरफ से जा रहे थे, वो पूरी तरीके से रुकने के कगार के ऊपर है। इससे पुतिन को भी काफी फायदा मिलने वाला है। इनफैक्ट नाटो का जो एक्सपेंशन है वो तो रुक ही गया है, सैंक्शन का जो है वो असर भी कम हुआ है और कुछ यूक्रेनियन जमीन पर रशिया का कब्जा भी जो है वो हो चुका है। लेकिन इस पूरे पिक्चर में अभी भी स्थिति 100% क्लियर नहीं है। यूक्रेन अभी भी जो है वो बहुत ही जोश से जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यूरोप अपनी मिलिट्री मजबूत कर रहा है। आगे यूक्रेन के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो बड़े समझौते करे या फिर लंबे फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो है वो तैयार हो जाए। साथ ही साथ ट्रम्प के आने के बाद में ये भी साफ हो गया है कि यूरोप को अब खुद अपनी सुरक्षा की कमान है जो कि संभालनी होगी। ये सिर्फ यूक्रेन के भविष्य का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पावर बैलेंस का सवाल है। अब देखना यह है कि आखिर बाजी किस हाथ में लगती है। दोस्तों आपके इसके ऊपर क्या राय है, अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।